Hello and welcome everyone. I am Shubham and you are watching my YouTube channel. आज हम बात करेंगे पावर की यानी ताकत की। जी नहीं, मैं फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पावर टू लेवी टैक्सेस कि टैक्सेस को लेवी करने की पावर किसके पास होती है और इसकी पावर कहाँ दी गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं पावर टू लेवी टैक्सेस। पावर टू लेवी टैक्सेस टैक्सेस लेवी करने के लिए हमें ऑथराइजेशन चाहिए होती है लॉ की। बिना लॉ के ऑथराइजेशन के हम टैक्सेस लेवी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं टैक्सेस लेवी करने के लिए जो पावर चाहिए, हमें ऑथराइजेशन चाहिए लॉ से, वो कहाँ दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक हम ना ही कोई टैक्स लेवी कर सकते हैं और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना, रिस्ट्रिक्शन देता है जो आर्टिकल 265 की, हम टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं कर सकते बिना किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के। उसके बाद हम देखेंगे कि अथॉरिटी ऑफ लॉ कहाँ दे रखी है। तो सीधा हम चलते हैं आर्टिकल 246 पे, जिसके 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी है। तो आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, जिनका नाम इस तरीके से है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो हमें पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है जिसमें वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हम स्टेट को पावर दी गई है लॉ बनाने के लिए। और उसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है लॉस बनाने के लिए। यानी कि पावर ऑफ मेकिंग लॉज कुछ इस प्रकार से: यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है, और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर होती है टैक्सेस के लेवी करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। यानी कि अगर हमें टैक्सेस या ड्यूटीज कोई भी लेवी करनी है तो हमें उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होता है लॉ का, जो कि हमें आर्टिकल 246 में मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे आज इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स एक सेंट्रल लॉ है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। इनकम टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। यानी कि एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट है, वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स लेवी कर सके। तो इसके बाद हम आगे बढ़ के ये देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। किसी भी चीज को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए उसके कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार से इनकम टैक्स लॉ भी 5 तत्वों से बना है। तो जैसे हमारे शरीर के 5 कंपोनेंट्स हैं, उसी प्रकार से इनकम टैक्स लॉ में भी 5 कंपोनेंट्स हैं। तो उन 5 कंपोनेंट्स को हम देखेंगे बारी बारी। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि इनकम टैक्स लॉ में जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। जब हम भी होल ऑफ इंडिया की बात करी जाती है तो होल ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर होता है। came into force on 1st अप्रैल 1962। ये 1962 के 1 अप्रैल को इन फोर्स में हुआ था। तो इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स है, यानी कि सेक्शन नंबर 1 to 298 एंड इट इंक्लूड्स आल्सो 14 शेड्यूल्स। देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट को हम बजट के नाम से भी जानते हैं, जो हर साल हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करते हैं। फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स का रेट स्पेसिफाई किया गया होता है। जिसमें कि पहले पार्ट में टैक्स रेट दिए गए हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे करंट असेसमेंट ईयर। यानी कि करंट असेसमेंट ईयर में जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो पार्ट 1 में दिए गए हैं ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट। उसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे।
पार्ट 2 में टीडीएस के रेट दिए गए होते हैं जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होने हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेट्स ऑफ टीडीएस फॉर इनकम अंडर हेड सैलरी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के थर्ड पार्ट जो है उसमें सैलरी पे टीडीएस और एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन का रेट दिया गया होता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट नंबर 4 जिसमें कि रूल्स दिए गए हैं कंप्यूटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूट करने के लिए जो रूल्स है वो कहां दिए गए हैं, पार्ट 4 ऑफ फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में। उसके बाद हम थर्ड कंपोनेंट देखेंगे इनकम टैक्स लॉ का, इनकम टैक्स रूल्स 1962। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। जो इनकम टैक्स रूल होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाती है। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं इनकम टैक्स को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स जो होते हैं उनके अंदर सब रूल्स होते हैं, प्रोविजोस होते हैं और एक्सप्लेनेशन होते हैं। प्रोविजोस जो होते हैं रूल्स के वो ऑलवेज एक्सेप्शन होते हैं रूल्स के, यानी कि रूल्स का जो भी एक्सेप्शन है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोविजोस। तो इसी प्रकार से सेक्शन में भी सब सेक्शन, क्लॉज और इवन सब क्लॉज भी होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे एक्ट में 298 सेक्शन दे रखे थे। इसी प्रकार से जैसे कि हमने बात करी अभी रूल्स में कि उसके सब रूल्स होते हैं, इसी प्रकार से सेक्शन के सब सेक्शन होते हैं और उसमें भी सब सेक्शन के बाद क्लॉज और उसके बाद सब क्लॉज होते हैं। यानी कि किसी भी सेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, सेक्शन होगा, उसका सब सेक्शन होगा, उसका क्लॉज होगा, उसका सब क्लॉज होगा। देन हम बात करेंगे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन होता क्या है। तो पहले हम बात कर लेंगे सर्कुलर्स की। सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन होता है किसी भी लॉ में, यानी कि अगर कोई लॉ दिया गया है उसमें कोई चीज अनक्लियर है, उसका क्लैरिफिकेशन जो दिया जाएगा वो होगा सर्कुलर। ये टाइम टू टाइम सीबीडीटी देती है। और ये जो सर्कुलर्स होते हैं ये गाइडेंस की तरह काम करते हैं कि किसी भी प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। उसके बाद आता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन को हम ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ चेंज, यानी कि जो लॉ में किसी भी प्रकार का चेंज आता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए सरकार नोटिफिकेशन इशू करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आईटीआर की डेट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो जब भी एक्सटेंड होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी नोटिफिकेशन इशू करती है कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है, उस चेंज को कम्युनिकेट किया जाता है, वो जिसके थ्रू होता है वो होती है नोटिफिकेशन। द नेक्स्ट केस लॉज। केस लॉज क्या होते हैं? जो भी लीगल डिसीजन दिए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, वो कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होती जो है वो सर्वोच्च न्यायालय होती है किसी भी देश की, यानी कि हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला आखिरी फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बना दे वो उस कंट्री का, उस जमीन का, उस लैंड का लॉ बन जाता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोई लॉ पास कर दिया तो वो उस कंट्री का लॉ बन जाता है। तो चलिए इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। पांचों कंपोनेंट्स जो हमने आज जाने उनको हम एक बार समराइज करके देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, यानी कि अभी हमने जो 5 कंपोनेंट्स देखे उसको हम समराइज करके एक लिस्ट बना के देखते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले था हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961।
उसके बाद तो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट, जिसको हम बजट के नाम से भी जानते हैं, जो हर साल हमारा आता है। उसके बाद तो हमारा इनकम टैक्स रूल्स, जो कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इनकम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस, सर्कुलर जो क्लैरिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं, और नोटिफिकेशंस वो होती है जो कम्युनिकेट करने के लिए दी जाती है, चेंज को, किसी भी चेंज को कम्युनिकेट करने के लिए जो दी जाती है वो होती है नोटिफिकेशन। उसके बाद हमने देखा था केस लॉज। केस लॉज जो कि है हमारे लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, यानी कि लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट को हम केस लॉज भी कहते हैं।